अपना पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उपज का 1/10 भाग हके शर्ब के रूप में वसूल करने के लिए उलेमाओं से अनुमति ली थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप भी अपने जवाब कमेंट में साथ साथ देते चलें। ठीक है, 1/10 भाग हके शर्ब के रूप में लेने के लिए उलेमाओं से अनुमति ली थी फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम देख, और ये हके शर्ब होता क्या था? ये सिंचाई कर होता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नहरें बनवाई और इन पे क्या लगाया? हके शर्ब लगाया। ठीक, और ऐसा करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और उसने उलेमाओं से अनुमति लेके इसका प्रयोग किया था, इसको लगाया था। ठीक है, और ये कितना हिस्सा होता था? उपज का 1/10 हिस्सा होता था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम याद रखिएगा, हके शर्ब कितना लगाया जाता था? 1/10 भाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय की विजयों का विवरण देने वाले ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। ठीक है, इसमें किसके बारे में उल्लेख है? चालुक्य शासकों के बारे में। अब हम देखते हैं, ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने करी थी। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, और इसमें पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्रांतिकारी संगठन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रसिद्ध घोषणा पत्र द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोरा, राम प्रसाद बिस्मिल, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? भगवती चरण वोरा। ठीक, द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोरा। और HSRA कब बनी थी? 1928 में। ये भी याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में। HSRA पहले HRA थी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। फिर 1928 में ये परिवर्तित होकर हो गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और इसके जो घोषणा पत्र था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? भगवती चरण वोरा के द्वारा। ये देखिए, भगवती चरण वोरा द्वारा लिखा गया था और ये गांधी जी के लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब के जवाब में लिखा गया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देवबंद में मदरसा ए इस्लामिया की स्थापना के साथ देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गगोही ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं कि देवबंद आंदोलन एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गगोही ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि मुस्लिम समुदायों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रसार करना और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना। इसमें आप ईयर भी याद रखिएगा, 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ठीक है, देवबंद में मदरसा ए इस्लामिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी धसान नदी की सहायक नदी है और उस पर सप्रार बांध निर्मित है? ठीक है, माता टीला, राजघाट, सप्रार, पहुज या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? सप्रार। अब हम देख लेते हैं, सप्रार बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सप्रार नदी पर है, जो कि किसकी सहायक नदी है? धसान। और धसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। ये याद रखिएगा, है ना, सप्रार धसान की सहायक है और धसान किसकी है? बेतवा की सहायक है। कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक है, यहाँ पे आप यूपी का मैप देख सकते हैं। झांसी देखिए, ये है झांसी की लोकेशन। ठीक है, ये यहीं पे है आपका सप्रार बांध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है? ठीक, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? सबसे पहले तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका ऑप्शन आपको दे देगा 10, 11, 12, 9।
तो आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाबर और तराई क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र में हिमालय की निकटता के कारण राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वेस्टर्न क्षेत्र है। ये देखिए, ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है ये वेस्टर्न क्षेत्र है यहाँ पे, और ये नीचे ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है, ठीक। और ये जो आपको ये ग्रीन एरिया दिख रहा है पूरा, ये तराई और भाबर का क्षेत्र है। यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ठीक। सबसे ज्यादा वर्षा इस एरिया में होती है और सबसे कम होती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सबसे कम, ठीक। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये भाबर और तराई का क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। हिमालय के उस दर्रे की पहचान करें जो भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नाथुला, शिपकिला, लिपुलेख या जेलेपला। तो इसका उत्तर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। ये भारत, चीन और नेपाल की सीमा के मिलन बिंदु यानी कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये भारत है, इधर चाइना है, ये नेपाल है, ठीक। और इसके ट्राई जंक्शन पे ये हमारा लिपुलेख पास है, ठीक। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ से लोग जाते हैं लिपुलेख दर्रे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं जिनका उपयोग एल्यूमिनियम निर्माण के लिए किया जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, या बॉक्साइट किसका अयस्क होता है ना? तो ये एल्यूमिनियम का होता है। ये देखें, सोनभद्र और मिर्जापुर, बांदा और चित्रकूट, ललितपुर और झांसी, हमीरपुर और महोबा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से बांदा और चित्रकूट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट मुख्य रूप से बांदा और चित्रकूट में और बनारस के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और रेणुकूट जो कि सोनभद्र में स्थित है, यहाँ पे हिंडाल्को संयंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के और कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर मेनली मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली जो कि सोनभद्र का एक एरिया है वहां पे मिलता है। बॉक्साइट चित्रकूट और चंदेली में, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम बस वही देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। कांच बालू, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि कांच बालू कहाँ मिलती? मेनली ये इलाहाबाद, इसी से क्वेश्चन पूछा है, इलाहाबाद से। कांच बालू मेनली इलाहाबाद। और चित्रकूट में सेलखड़ी, हमीरपुर झांसी में, ठीक। हीरा बांदा मिर्जापुर में, तांबा ललितपुर में, यूरेनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, यूरेनियम ललितपुर में, ठीक है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र, जिप्सम झांसी और हमीरपुर, और सैंडस्टोन मिर्जापुर, ठीक। इसमें जिसपे रेड से टिक है उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आएगी। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सदस्य ने बीएल मित्र के खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले ली थी? ठीक, बीएल मित्र की जगह ले ली थी एन माधव राव ने, ठीक है। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके प्रमुख थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो टीटी कृष्णमाचारी हैं, इन्होंने भी डीपी खेतान की जगह ली थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। डीपी खेतान की टीटी कृष्णमाचारी ने जगह ली थी और बीएल मित्र की जगह ली थी एन माधव राव ने। इसके अलावा कौन मेंबर थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, ठीक, और एक कृष्ण स्वामी अहलादी अय्यर थे, ठीक है। ये सब लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मेनली 7 सदस्य थे। बीएल मित्र के खराब स्वास्थ्य होने के कारण एन माधव राव को सदस्य बनाया गया और टीटी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
संसदीय शब्दावली में लंगड़ा सत्र के संबंध में जिसको बोलते हैं लेम डक सेशन, क्या सही है? ठीक है, एक बार आप लोग भी ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, कमेंट में बताइए कि लेम डक सेशन क्या होता है। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र होता है ये। ठीक है, जब नई लोकसभा निर्वाचित हो जाती है तो जो पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र होता है उसको लेम डक सेशन बोलते हैं। और लेम डक उनको बोलते हैं कि जो पुरानी लोकसभा के सदस्य तो थे लेकिन वो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लेम डक। और उन्हीं का जो सेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? लेम डक सेशन। ठीक है, ये देखिए, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 214, 226, 231, 241 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा 231। ठीक है, अनुच्छेद 231 संसद को कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का जो है एक उच्च न्यायालय है ना। और ऐसे ही हम नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं जैसे कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये अधिकार मिलता है अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है और 231 इस बात का प्रावधान करता है कि एक ही साझा न्यायालय कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या है? यहाँ पे बात हो रही है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। इसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे उसके पद से उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद के दोनों सत्र यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। ये याद रखिएगा आर्टिकल 243 के। अब हम आगे बढ़ते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दे को, फेफड़े को, यकृत को, हृदय को या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर होगा फेफड़े को। देखिए, निमोनिया मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। इससे फेफड़े में सूजन की स्थिति बन जाती है और ये निमोनिया मेनली बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। लेकिन वायरस और पैरासाइट से भी हो सकता है। ठीक है, और विलियम ओस्लर को निमोनिया बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा गया है। ठीक है, इसमें मेनली आप ये याद रखिएगा कि निमोनिया होता कैसे है। बैक्टीरिया से मेन रीजन है इसका, लेकिन कभी कभी ये वायरस और पैरासाइट से भी हो सकता है। और कहाँ का, किससे, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। ठीक, लंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक यौगिक सफेद विट्रियोल के संदर्भ में सही सूत्र और उसके उपयोग का चयन करें। बताइए, ऑप्शन देके कमेंट करिए। सफेद विट्रियोल, इसका सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, है ना, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और इसका उपयोग क्या होता है? आंखों के लोशन और संरक्षण में। ठीक है, इसका सूत्र याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा में, विशेष रूप से आंखों के लोशन में और चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की कोशिकीय क्रियाविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतः कोशिकीय द्रव इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मुख्य धनायन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या नन ऑफ दीज? इसका उत्तर होगा पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम कोशिका के अंदर का मुख्य धनायन होता है और सोडियम जो होता है वो बाह्य द्रव का यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मुख्य धनायन होता है। ठीक, और ये संतुलन
तंत्रिका आवेगों के संचरण और मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मेनली आप ये याद रखिएगा कि इंट्रासेल्यूलर के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है और सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्वीक्षण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? इसका होगा अनु प्लस ईक्षण और इसमें यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंदी की क्लासेस में हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हम जल्दी जल्दी ऑप्शन देख ले रहे हैं, बट इसको हिंदी की क्लासेस में हम डिटेल में देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास का उपयोग हुआ है? पंचवटी, शाखामृग, राजपुरुष, त्रिलोचन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुव्रीहि समास होता क्या है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसका कुछ अलग ही मतलब होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे शाखामृग लिखा हुआ है, तो शाखामृग से तात्पर्य यहाँ बंदर या वानर से है। ठीक है, अब देखिए इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि ये कुछ और ही मतलब दे रहा है शाखामृग मृग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पार्श्व, पास, पिपासा, प्यास, प्रागुण, पहुना, पाद, पैर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको अशुद्ध बताना है। इसमें अशुद्ध कोई नहीं है, इसमें सभी शुद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि पास का पार्श्व होता है, प्यास का पिपासा होता है, पाहुना का प्रागुण होता है और पैर का पाद होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह या नन ऑफ दीज या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। व्याकरणिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़िए ऑप्शंस। पहला है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यह काम आप पर निर्भर है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा शुद्ध है? इसमें से शुद्ध है, यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है, यह काम आप पे निर्भर है, ये शुद्ध है, क्योंकि पहले में गलत क्या है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अब अंश और भाग एक साथ नहीं आ सकता है ना, इसलिए गलत हो गया। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, सप्रमाण और सहित साथ साथ नहीं आ सकते। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। ठीक, भरकम और भारी एक साथ नहीं आ सकते। और सही क्या है? यह काम आप पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत पहुंच और लाभ साझाकरण एबीएस तंत्र को विनियमित करने वाले नगोया प्रोटोकॉल को किस वर्ष अपनाया गया था और यह अंततः किस तिथि से प्रभावी हुआ? इसको अपनाया गया था 2010 में और ये प्रभावी कब से हुआ? 12 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का वेटेज आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का है ना। आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आपको इन्वायरमेंट से देखने को मिलेंगे। नगोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को, नगोया कहाँ पे है? ये जापान में है। ठीक, नगोया एक जगह है जो जापान में, यहाँ पे इसको अपनाया गया था और इसको लागू किया गया 12 अक्टूबर 2014 से। ये अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायगत साझाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एनजीटी निम्नलिखित में से किस कानून के उल्लंघन से संबंधित नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन है जल अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी सुनवाई नहीं कर सकता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए, एनजीटी के पास 7 विशिष्ट पर्यावरण कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है, लेकिन वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत इस अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि किसकी किसकी सुनवाई कर सकता है एनजीटी? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इनकी सुनवाई ये कर सकता है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इनकी सुनवाई नहीं कर सकता है। पर्यावरण के संबंध में पारिस्थितिकी पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की गणना करने के लिए किस मानक
इकाई का प्रयोग किया जाता है? वैश्विक हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष, बायो कैपेसिटी इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या होगा? वैश्विक हेक्टेयर। ठीक, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की गणना की जाती है वैश्विक हेक्टेयर से। ये होता क्या है? ये मानव द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों के उत्पादन और उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादित भूमि और जल क्षेत्र की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, या ऑक्सीजन? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू ही है, तो इसी को ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई करिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कौन कौन सी आती है ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन। ये सब कैसी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस है ना, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में भारत में वर्तमान में कौन सी 2 आर्द्र भूमि स्थल इस सूची में शामिल हैं? तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है इसको रामसर कन्वेंशन के तहत उन आर्द्र भूमियों की सूची है जहां पारिस्थितिकी रूप स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है। ठीक है, इसमें केवल भारत की 2 ही साइट्स हैं। कौन कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। चिल्का झील पहले इसमें शामिल थी, लेकिन 2002 में इसको इस सूची से हटा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी हेतु ब्राजील के किस शहर को आधिकारिक स्थल के रूप में चुना गया है? रियो डी जेनेरियो, बेलम, साओ paulo, ब्राजीलिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। COP30 के लिए ब्राजील के शहर को आधिकारिक स्थल के रूप में चुना गया है? बेलम को चुना गया है। और इसका आयोजन कब हुआ था? नवंबर 2025 में। ठीक है, और ये अमेजन वर्षा वन में आयोजित होने वाला पहला कॉप शिखर सम्मेलन होगा। ये याद रखिएगा आप, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 दिसंबर 2025 को G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका द्वारा किस देश को हस्तांतरित कर दी गई? G20 की अध्यक्षता ये कर दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका को। G20 की जो अध्यक्षता होती है वो रोटेशन के बेस्ड पे एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफर की जाती है। इसी के तहत दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2025 को यह अध्यक्षता किसको सौंप दी है? यूएसए को सौंप दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? ठीक है, ये मनाया गया था क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये याद रखिएगा आप, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है। 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूनेस्को ने वर्ष 2005 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया, जिसका समापन अक्टूबर 2025 में 80वीं वर्षगांठ के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 अक्टूबर 2025 को घटित होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल लूनर इक्लिप्स मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई देगा? ये दिखाई देगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए जीएस के। अब आगे के टॉपिक्स आपको खुशबू मैम कराएंगी, जिसमें डीआई कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के टॉपिक होंगे। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। अब आगे का टॉपिक आप हमारे साथ कवर करेंगे, जिसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, और उसके साथ में ग्राम विकास, और उसके साथ में इकोनॉमी के क्वेश्चन, ये आप हमारे साथ कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी स्पेशल का है। और आपको पता है
ये बात क्लास में बार बार बताई जा रही है कि यूपी स्पेशल का वेटेज इस बार आपके एग्जाम में ज़्यादा है, जो कि 20 क्वेश्चन का है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई करिएगा। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सोलर ऊर्जा नीति थी जो 2022 में आई थी, उस नीति का जो लक्ष्य था उसमें हमने क्या किया, राज्य के सभी 17 नगर निगमों को किस समय सीमा तक सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य पूर्ण किया जाना था। ये टारगेट बताना है कि कब ये टारगेट लिया गया था कि 17 जो नगर निगम हैं उनको सोलर सिटी की तरह डेवलप कर दिया जाएगा। इसका टारगेट कब तक था, तो इसका टारगेट था दिसंबर 2025 था, दिसंबर 2025 इसका टारगेट था। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात हो गई कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम हैं, तो वो 17 हैं। उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए मोटा मोटा, तो एक बार उसको आप देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सोलर ऊर्जा नीति, देखिए इसका सोलर ऊर्जा नीति की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है तो हमें सोलर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। जैसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, विंड एनर्जी पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो यूपी जो है वो लैंड एरिया है, इस वजह से यहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छी हम लोगों को मिलती है, तो इस वजह से हमने इस चीज को चुना। और इसमें देखिए टोटल टारगेट था 22,000 का, 22,000 मेगावाट का, जिसमें हमें ये सौर ऊर्जा क्षमता 2026-27 तक प्राप्त करनी है। और इसमें दो तरह का था, एक था यूटिलिटी स्केल और एक था रूफटॉप। रूफटॉप मतलब क्या, जैसे आप अपने आसपास के बड़े घर, आसपास के घरों पे देखते होंगे ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, तो रूफटॉप पैनलिंग बोलते हैं उनको। वो सोलर पैनल्स है जो घर में इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो उसका टारगेट था 8,000 मेगावाट। और यूटिलिटी स्केल जैसे कि हमने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए हैं और ये सब डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या करते 14,000 मेगावाट के लिए। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आज भी उतनी ही रिलेवेंस रखता है क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करता है, इसलिए इसमें ध्यान रखना है आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पुराना क्वेश्चन देखिए, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है की राजधानी को किस वर्ष इलाहाबाद से लखनऊ आंशिक रूप से स्थानांतरित किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आंशिक रूप से मेंशन है, इसका क्या मतलब समझते हैं कि इसका मतलब कि कुछ समय बाद उसको परमानेंटली कर दिया गया, पहले सिर्फ आंशिक रूप के लिए किया गया था। तो उसका टाइम पीरियड था 1921। ये देखिए 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया आंशिक रूप में। पर आंशिक रूप के बाद में हमें ऐसा लगा कि हाँ ये चीज जो की गई है वो सही है, इस वजह से 1935 में लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया पूर्णतः। अब देखिए दो तरह की राजधानी इसीलिए बोलते हैं, इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट को इलाहाबाद में रखा गया और जो प्रशासनिक राजधानी थी उसको लखनऊ बना दिया गया। तो इस वजह से जो न्यायिक राजधानी है उसे इलाहाबाद कहते हैं, प्रशासनिक राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिससे काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ये कारण था। ठीक, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके पहले आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें पूछा गया था कि नहीं, अभी इसके अलावा हाँ, सब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब ये आपको मैप के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो अगर इसको बोले आप, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, ये तो इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में यूपी का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जिला है, तो आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यहाँ पे कौन सा आता है। तो इसलिए यहां से क्या पता चलता है कि आपको यूपी के मैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैप देखिए और उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर कौन सा जिला है, सोनभद्र। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे आपका हो गया सोनभद्र। अब बाकी भी देख लेते हैं साथ साथ, ताकि एक क्वेश्चन हमारा एक में 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। अब अगर आप पूरब की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा जिला होता है, यहाँ होता है बलिया। ठीक है, अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है सहारनपुर। और एक दिन आपने एक क्वेश्चन भी किया था सहारनपुर का, वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि सहारनपुर से रिलेटेड वो कौन सा क्वेश्चन था।
और एक फिर यहाँ पे आते हैं जो कि है वेस्ट। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वह है आपका शामली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इसको आप देख सकते हैं। ये जो आपने देखा सोनभद्र, यहाँ पे आ गया वो सोनभद्र। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन समझ में आए। सबसे अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी जिला बलिया है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और अगर हम बात करते हैं पश्चिमी जिले की तो शामली है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। और यहाँ क्वेश्चन किससे पूछा था? वो पूछा था दक्षिणी जिले से, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। देखिए यहाँ पर ये यूपी का मैप दिया हुआ है, शायद आपको विजिबल हो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपका सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, और ये देखेंगे आप तो ये आपका है शामली। ठीक, यहां पे देखेंगे तो एक आपको ललितपुर दिख रहा है, पर ये ललितपुर से भी नीचे है, इसलिए इसको दक्षिणी बोलना है। ये है सोनभद्र। और अगर यहां पर देखेंगे तो ये आपका पूर्वी हो गया बलिया। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, ओडीओपी बोलते हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ओडीओपी में के तहत संगीत वाद्य यंत्र ढोलक के उत्पादन के लिए विशिष्ट रूप से किसे चुना गया? कौन सा ऐसा जिला है जिसको जहां पर ढोलक का उत्पादन होता है और वो वहां का ओडीओपी है, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो वो है अमरोहा। अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अमरोहा की ढोलक। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और जगहों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे भदोई, वहां पे आता है कालीन उद्योग। ठीक है, मुरादाबाद, वहां पे आप बात करेंगे तो पीतल के उद्योग होते हैं। फिरोजाबाद, वहां पे चूड़ी उद्योग होता है। जैसे कि एक आपने लोकगीत भी सुना होगा जिसमें कहा गया चूड़ी बिके फिरोजाबाद, तो मतलब कि फिरोजाबाद में चूड़ी बिकती है और वहां पे चूड़ी उद्योग है। बनारस में आप जाएंगे तो वहां बनारसी साड़ी का उद्योग है। लखनऊ चिकनकारी का उद्योग है। ऐसे कानपुर और आगरा की बात करते हैं तो वो चमड़ा उद्योग के लिए है। तो ये चीज है, इससे क्या हो रहा है, जो वहां पर लोकली प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जो लोकल उद्योग हुआ करते थे, इंडस्ट्री, उसको डेवलपमेंट दिया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ताकि उस उद्योग का ग्रोथ हो, और उद्योग का ग्रोथ होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट का भी ग्रोथ होगा। ये कारण है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जेठ के महीने में बाजहर नामक त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाती है? बाजहर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है हर्षोल्लास के साथ, जो कि जेठ के महीने में मनाया जाता है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये तो उत्सव है, ये महीना है, और जनजाति का नाम बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये है थारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश के लिए थारू जनजाति का बहुत महत्व है क्योंकि इसकी जनसंख्या काफी है उत्तर प्रदेश में। जेठ का महीना जो कि मई में आता है। आपको आई होप आपको हिंदी महीनों के नाम पता होंगे, जैसे चैत बैसाख जो होते हैं, चैत बैसाख, वो सारे हिंदी महीने के नाम एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर में ये हिंदी महीने का नाम पूछ लिया गया था, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो थारू जनजाति हैं वो दीपावली के त्यौहार को शोक की तरह मनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यूपी के तराई क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा। ठीक है, ये आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये है तराई क्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हैं ये बहराइच है, ये लखीमपुर खीरी है, और उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो बलरामपुर दिखेगा आपको, गोंडा दिखेगा। ये वाली पूरी बेल्ट जो है उसमें ये मिलते हैं। थारू जनजाति सबसे ज्यादा बहुतायत में निवास करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खारवाड़ जो है वो सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया के इलाके में मिलेंगे आपको। अगर आप बुक्सा की बात करेंगे तो ये बिजनौर और पीलीभीत, और जबकि इनको आप देखेंगे तो थोड़ा उत्तराखंड से मिलता हुआ जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में उसको अलग करके स्टेट बना दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को अलग करके स्टेट कब बनाया गया, उस साल का वो ईयर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, अब आप माहीगिर की बात करते हैं, ये बिजनौर में निवास करते हैं, और जो माहीगिर होते हैं वो मछुआरे होते हैं, और वहां पे इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान साथ में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ट्राइब के क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल में जरूर मिलेंगे एग्जाम में।
फिर आते हैं मेथा ऑयल पे। मेथा ऑयल जिसको हम पेपरमिंट तेल भी कहते हैं, पेपरमिंट ऑयल भी कहते हैं, उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे भारत में शीर्ष स्थान रखता है? मतलब यूपी का एक ऐसा जिला है जो मेथा ऑयल के उत्पादन में भारत में सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, जो देश के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। तो ये चीज यहां से देखिए, यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ये क्वेश्चन बन रहा है कि यूपी मेथा ऑयल के उत्पादन में भारत में टॉप पर है, और यूपी में भी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो वो जिला कौन सा है? वो जिला है बाराबंकी। ठीक है, अब बाराबंकी भारत में मेथा ऑयल के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में कुल मेथा ऑयल का लगभग 80% उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेथा ऑयल के उत्पादन में अगर देखेंगे भारत में, तो सबसे ऊपर यूपी आता है। फिर आते हैं अगला। अब देखिए, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हरित क्रांति। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो भारत में हुई वो किससे संबंधित है? वो औद्योगिक विकास से है, कि कृषि उत्पादन से है, कि सेवा से है, कि विदेश व्यापार से है? तो इसका आंसर है कृषि उत्पादन। देखिए क्या होता है हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले जब भारत आजाद हुआ 1947 को, तो उसके बाद खाद्यान्न सुरक्षा की प्रॉब्लम आई। खाद्यान्न इतने नहीं थे भारत में जिससे कि जनसंख्या का पेट भरा जा सके। तो धीरे धीरे सरकार ने और उस टाइम के जो बड़े बड़े नेता मंत्री, उन्होंने इस चीज पे सोचा, और समय के साथ 1960 के दशक में भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो कि विश्व स्तर पर, अगर आप देखेंगे विश्व स्तर पर, तो हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, पर भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? तो वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है भारत में कौन है? तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मुख्य फसल थी गेहूं और धान। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और थी, हाई यील्ड वेराइटी की जो बीज थे वो हाई यील्ड वैरायटी के थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इसमें वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये वाले स्टेट तो बहुत ग्रो कर गए। वहां पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। वहां पे इरिगेशन की सुविधाएं बहुत ज़्यादा क्रिएट करी गई। वहां पे बहुत से ज़्यादा क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सारे यूज़ करके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बना लिया गया। बाद में यही हरित क्रांति के निगेटिव इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल, जो कि फ्यूचर में नुकसानदायक साबित होने लगा, और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हरित क्रांति के निगेटिव इम्पैक्ट भी हुए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में GDP बोलते हैं, की गणना के लिए आधार वर्ष बेस ईयर 2004-05 से बदलकर 2011-12 करने की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO, जिसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, उसने कब की थी, किस वर्ष में की थी? और अब आप करंट में ये भी सुन रहे होंगे कि अब हम GDP के बेस ईयर को 2011-12 से भी बदलकर 2022-23 करने जा रहे हैं। ऐसे करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कि अपनी रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम इसका बेस ईयर शिफ्ट करेंगे। तो ये अभी के करंट में चल रहा है, तो हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो तो बेस ईयर और शिफ्ट हो जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, करंट के साथ इस क्वेश्चन को मैच करते हैं, क्योंकि ये करंट से भी संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है जनवरी 2015। अब GDP होता क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे CSO ने जनवरी 2015 में कर दिया, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए क्या हुआ था, पहले GDP एट फैक्टर कॉस्ट जो था के बजाय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट प्राइस के संदर्भ में मापा जाता था। तो इसको हमने क्या किया है, अब इसमें देखिए कई टॉपिक आ गए। एक GDP क्या होता है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो GDP समझिए। देखिए GDP क्या होगा कि एक
बाउंड्री डिसाइड होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, साल भर में कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ, कितना हमने प्रोडक्शन किया, तो वो सारी चीज़ों का जो भी कैलकुलेट होके जो भी मनी आती है वो सारी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। तो उसके बाद अब एक चीज़ होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जो बेस ईयर शिफ्ट किया गया है वो फैक्टर कॉस्ट के लिए किया गया है। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, उसने एक कार बनाई, तो ये जो कार है ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कैसे फैक्टर? कि हमने क्या कहते हैं लैंड लिया, जैसे लैंड लिया होगा कंपनी ने, फिर उसने लेबर लगाए होंगे, फिर उसने कैपिटल डाला होगा, फिर उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बाद ये कार का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो हमने बोल दिया इसके बाद ये चीज़ आएगी हमारी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें इंटरेस्ट या जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाता है, एक सेकेंड, इंटरेस्ट अगर आप ब्याज को अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस मार्केट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, पर अगर आपको रियल ग्रोथ देखनी है, रियल जीडीपी पता लगानी है, तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि कोई भी कार 10 लाख रुपए की मिलती है तो उसमें से हमने 2 लाख रुपए जो टैक्स लगे हुए हैं वो हटा दिए, तो 8 लाख रुपए की हुई, तो जो 8 लाख रुपए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली जो जीडीपी है वो 8 लाख रुपए मानी जाएगी। तो उस हिसाब से, ठीक है, ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से शायद आपको डिफिकल्ट लगे, पर ऐसे ही क्लासेस आप देखते जाइए तो धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक स्वामित्व योजना है, इसके बारे में शायद हम लोग ने प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस करा है, पर उससे रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। स्वामित्व योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और ड्रोन सर्वेक्षण के लिए कौन सी तकनीकी भागीदार संस्था भागीदार है। जो भी हमने इसके पहले देखा था कि स्वामित्व योजना में क्या कर रहे हैं, विलेज आबादी में जितने भी घर हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उनका हम ड्रोन के थ्रू मैपिंग कर रहे हैं, और इससे ये पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सबको उसके प्रॉपर्टी पेपर मिल जाएंगे। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो प्रॉपर्टी पेपर है उनको क्या कहते हैं, ये आप बताइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस टेस्ट में डिस्कस हो चुका है। तो इसमें हम नोडल एजेंसी की बात करते हैं तो वो पंचायती राज है। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ये मैपिंग कर रहा है। अब स्वामित्व योजना कब की है, 2020 की, 4 अप्रैल 2020, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये केंद्रीय योजना है जिसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, मैपिंग करेंगे, पूरे गांव की विलेज आबादी सर्वेलेंस करेंगे, और वहां से सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी हर आदमी को पता चल जाएगी, उसको उसका पेपर दे दिया जाएगा, जिससे जो भी जमीनी विवाद हैं वो कम हो सके, इसलिए ये किया गया है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचलित भू राजस्व मापन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। उसका कारण है ग्राम विकास का टॉपिक जो आपके सिलेबस में 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित भू राजस्व मापन की पारंपरिक इकाई मतलब कि जो ट्रेडिशनल पहले जमाने में यूज हुआ करती थी, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पूर्णतः सत्य है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सत्य है। तो हो जाएगा आपका 20 उनवंशी बराबर 1 कचवंशी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम थोड़ा ऐसा है। तो देखिए, 20 उनवंशी जो होता है वो 1 कचवंशी होता है। फिर आप जाएंगे, जब 20 कचवंशी लेंगे तो 1 बिसवंशी होगा ये, ठीक है, जिसे हम लाठा भी बोलते हैं। फिर जब 20 बिसवंशी लेंगे तो वो 1 बिस्वा बनेगा, और जब 20 बिस्वा लेंगे तो 1 बीघा बनेगा, जिसे हम पक्का कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कच्चा बीघा और पक्का बीघा चलता है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस
टेस्ट में कराया जा चुका है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम जनरली क्या कहते हैं, हम जैसा आप कभी भी सुनते होंगे घर में कि 5 बिस्वा जमीन है, तो बिस्वा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर उसको हम माइन्यूट लेवल पे नीचे जाते जाएंगे, स्मॉलेस्ट, तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको आप याद करेंगे। ये सारे आपको तैयार होने चाहिए, उनवंशी, कचवंशी, बिस्वंशी, बिस्वा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का बंटवारा कितना है। कि स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो वो एक होती है कि जिसे सेंट्रल स्पॉन्सर करती है, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पर अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 60 और 40 का रेशियो है। अब देखिए 60 कौन देगा, 60 जो है वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, मान लीजिए कोई स्कीम है जिसमें कि 100 करोड़ रुपए लगने हैं, तो 100 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट आवंटित करेगी और 40 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, इस तरह से। पर इसमें भी कुछ स्टेट के लिए दूसरे एक सिस्टम बनाया गया है, जबकि जिसमें हम उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो उसमें 90 और 10 का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लीजिए हम ऐसे स्टेट की बात करें, जैसे हम मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं, जैसे असम, मिजोरम, इन सब की, तो वहां पे 90 और 10 का क्राइटेरिया फॉलो होता है कि 90% इन्वेस्टमेंट जो है या जो स्पॉन्सरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और केंद्रीय सरकार, और 10% जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 मार्क्स के। ये चीज आपको पता होगी और बार बार इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि आप इस चीज को बहुत सीरियसली ले। 15 मार्क्स का कंप्यूटर आपको मिलना है 100 नंबर के पेपर में, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो देखिए, अब इसमें क्या बात कर रहा है, एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में यूज होता है। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को वापस लाने, जिसे हम अंडू बोलते हैं, के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। समझ गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में अगर आपको अंडू करना है, कोई क्रिया आपने करी फिर उसको वापस लाना है, मान लीजिए उसको आपने डिलीट कर दिया लेकिन आपको फिर से वो चाहिए, तो आपको अंडू करना पड़ेगा। तो अंडू करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। अब अगर आप Ctrl+S की बात करेंगे तो ये सेव करने का शॉर्टकट है। Ctrl+V की बात करेंगे तो ये पेस्ट करने का सॉफ्टवेयर है, ये पेस्ट करने का है, ठीक है। और अगर आप Ctrl+Y की बात करेंगे तो ये रीडू का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब रीडू मतलब उसको फिर से वापस जाना है तो अंडू करिए, और आगे बढ़ना है तो रीडू करिए। तो ये चीज है, ये सारे शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़िए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं। मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें बताना है आपको कि जो सीपीयू है उसकी मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर, तो सीपीयू कंप्लीट जो काम करता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर है कोर, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे, जो मूल संगणना इकाई होती है सीपीयू की उसे हम कोर कहते हैं। देखिए, प्रोसेसर शब्द पूरे सीपीयू को दर्शाता है, जबकि कोर उसकी मूल गणना इकाई है, ठीक। आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 43। कंप्यूटर प्रणाली में रैम को किस प्रकार की मेमोरी माना जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो जो मेमोरी है वो हार्डवेयर में आती है, जो कि हम स्टोरेज जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं। अब आपको बताना है कि रैम जो है वो कैसी मेमोरी है, स्थायी कि अस्थायी कि सेकेंडरी कि रीड ओनली मेमोरी है। अब रीड ओनली मेमोरी अगर आप देखेंगे तो इसको रोम बोलते हैं।
ये ऐसी मेमोरी होती है जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये तो होगी नहीं। अब आगे देखिए, अस्थाई, तो ये हो सकती है, ठीक। अब देखिए, ये है रैम, जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो एक अस्थाई है या वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और इसमें डेटा जो है वो संग्रहित होता है, नहीं होता है। संग्रहित क्यों नहीं होता है? डेटा जैसे आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त तो स्टोर रहेगा, पर अगर लाइट चली गई तो दोबारा आप उसको ओपन करेंगे तो रैम में जितना भी डेटा था वो सारा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हमें रैम से डेटा ले जाकर हार्ड ड्राइव में सेव करना पड़ता है। तो मेमोरी कितने टाइप की हो गई? देखिए, अब हम समझते हैं मेमोरी। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, और इसको बोलते हैं द्वितीयक। ये ठीक है। ये आप इसलिए देखिए, कंप्यूटर में आप हिंदी और इंग्लिश में बहुत ना पढ़िए, कंप्यूटर में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट आप देखिए मेमोरी, डायरेक्ट उन्होंने हिंदी में उसको ऐसे ही लिख दिया था मेमोरी को, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करेंगे तो उसमें आपका रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड ड्राइव आते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी है, और जो प्राइमरी मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, स्थायी, और ये हो गई आपकी, सॉरी, ये आपका है अस्थायी, जो कि सेव नहीं होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना अस्थायी होता है, ठीक है। और ये वाली मेमोरी जो होगी, जिसका डेटा हम हमेशा सेव कर रखते हैं हार्ड ड्राइव में, वो स्थायी होता है। आप कभी भी कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसको जब ऑन करेंगे तो हमेशा वो डेटा आपको दिखेगा जो स्थायी मेमोरी में होगा, रैम में नहीं दिखेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए। और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर में बहुत सारे टर्म्स हैं जो शॉर्टकट में यूज होते हैं, जिनके सिर्फ शॉर्टकट यूज होते हैं, या उनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम एक MIPS का फुल फॉर्म पढ़ा था, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, तो वैसे ही URL का फुल फॉर्म क्या होगा? उसका फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखिए, ठीक है, URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इंटरनेट पर किसी विशिष्ट संसाधन, वेबसाइट का पता बताता है। कोई विशिष्ट वेबसाइट है, हर वेबसाइट का एक URL होगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी है। तो उसीलिए एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। अब अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसे उपयोग हार्ड कॉपी से डिजिटल रूप में बदलने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई पेज है या पन्ना है या कोई PDF है, उसको आप लेकर गए, तो आप कहीं पर उसको किसी डिवाइस का यूज करके आप उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपके फोन में या कंप्यूटर में दिखाई दे जाए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम डिजिटल रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिजिटली कन्वर्टेड है वो किससे होता है? वो होता है आपका स्कैनर से। तो ये आपका इनपुट डिवाइस भी है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देती हैं, निर्देश देती हैं, वो इनपुट डिवाइस होती हैं, और जो आपको आउटपुट दे देती हैं, रिजल्ट दे देती हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर, अगर आप कंप्यूटर को कमांड प्रिंट करेंगे कोई भी PDF, तो वो प्रिंट होकर प्रिंटर से बाहर निकलता है। तो जब प्रिंटर से बाहर निकला तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर जब आप मॉनिटर की बात करेंगे तो आप आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं। आपने कब कीबोर्ड से कोई इनपुट दिया, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखेगा, तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। अगर आप, ठीक, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जितनी भी हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर की क्लासेस हो रही हैं, उन सारी क्लासेस में कंप्यूटर डिटेल में पूरा पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और कंप्यूटर को अच्छे से प्रिपेयर करें आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हम आते हैं अपने DI के टॉपिक में, क्योंकि हमारी ये जो 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसमें हर वो पार्ट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में है, और उसमें आप ये मान के चले कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अब 2 DI से करने हैं या
कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा, पर इसी टाइप के आते हैं। अगर आप पेट का पेपर देखेंगे तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 DI आते हैं और 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे यहाँ स्क्रीन पे एक आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ठीक है, पाई चार्ट, जिससे आपको डेटा जिससे कि मैं आपको वैल्यू देखनी है और उससे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनके आंसर करने, इस ग्राफ से उन 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि एक कंपनी का ये एक ऐसी क्या कहते हैं, एक सिस्टम है जहां पे कुल कर्मचारियों की संख्या 1500 है, और इस चार्ट को अध्ययन करके आपको बताना है कि हर डिपार्टमेंट में या कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी हैं, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पे बेस्ड। आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या आपको किसमें बताना है, ये आपको बताना है शिक्षण में और चिकित्सा में। फिर प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के लिए हम आइए देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है शिक्षण, इसको आप यह समझ सकते हैं ये आपका शिक्षण है, टीचिंग, और दूसरा बात करा चिकित्सा, ये आपका चिकित्सा है। तो यहाँ पर 27%, यहाँ पर 15%, और इनका इन दोनों का जो योग है उसका अंतर आपको बताना है प्रबंधन व्यवसाय से, इसको हम बोलते हैं प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन व्यवसाय। यहाँ पे कितना है 17%, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो 27% मैनेजमेंट का है, 27% जो चिकित्सा व्यवसाय है, और 17%, एक मिनट, आपने देखा 27% चिकित्सा व्यवसाय और टीचिंग में 15% है, तो यहाँ पर हम 15% लिख देंगे। इनका योग कितना हो गया, इनका हो गया 7 5 12 के 2 से लगा 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4, 42% इन दोनों में। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये 1500 लोगों का डेटा है जिस पे हमें क्वेश्चन करना है। तो 42% लोग जो हैं वो चिकित्सा और शिक्षण विभाग के हो गए। अब हम देखेंगे प्रबंधन का, तो प्रबंधन में अगर आप देखेंगे तो 17% है, तो 17% हो गया। अब इसका अंतर हमें बताना है, तो एक मेथड तो ये है कि हम 1500 का 42% निकालें, फिर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को 1500 के 17% निकालने के बाद माइनस करें। इसकी जगह पे आप इस परसेंटेज को ही आपस में माइनस कर लीजिए। देखिए इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अंतर, अगर आप देखें तो अंतर जो है वो हो जाएगा 42 माइनस 17, ये कितना हो गया 12 7 गया 5 हो गया, यहाँ 3 1 गए 2, 25%, ठीक है। 12 में से 7 गई 5, 3 में से 1 गई 2, 25%। अब आप निकालिए कि 1500 का 25% कितना होगा। अगर आप नीचे 100 करेंगे तो यहाँ से ये परसेंटेज हटाना पड़ेगा, ठीक। और अब इसको सॉल्व करिए। 15 पचे 75 के 5 हो गए, 7 आ गए यहाँ, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 है यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा 375। अब इसमें जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि शिक्षा और चिकित्सा जो व्यवसाय है उसमें जितने पुरुष कर्मचारी काम करते हैं वो उनमें से अगर हम प्रबंधन व्यवसाय के कर्मचारियों को माइनस करें तो हमें कुल कितना अंतर मिलेगा। तो ये हमने बता दिया, वो अंतर है आपका 375। आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका आंसर है 375।
फिर आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रबंधन व्यवसाय, अगर प्रबंधन की आप बात करेंगे तो इस व्यवसाय को हम बोलते हैं मैनेजमेंट, में कर्मचारियों की संख्या 3/4 भाग महिला है। प्रबंधन व्यवसाय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? ठीक, ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रबंधन व्यवसाय है उसमें कर्मचारियों की जितनी भी टोटल नंबर हैं उसमें से 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 जो है ये क्या है, ये महिला है, तो पुरुष बताने हैं। तो अगर मान लीजिए टोटल कोई वैल्यू 1 है तो 1 में से 3/4 अगर आपने निकाल दिया महिला, तो बचा कितना पुरुष का, 1/4, यही तो बचा। अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे 1 हो जाना चाहिए, तो 1/4। इसका मतलब कि प्रबंधन व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी हैं उसमें 1/4 जो है वो पुरुष हैं, तो हमें 1/4 निकालना है। तो प्रबंधन में कितने कर्मचारी थे, अगर हम देखें तो प्रबंधन में तो आप देखेंगे 17%, तो 17% किसका, 1500 का, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 5 आ गया, 10 यहाँ पर, 15 एक अन्य 15 और 10, 15 10 25, ये आपका आ गया 255। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 255 कर्मचारी हैं जो प्रबंधन में काम करते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका, और ये 255 में पुरुष भी हैं महिला भी हैं, तो 3/4 महिला है तो 1/4 पुरुष हैं, तो अब 255 का पुरुष निकालना है हमें, तो 1/4 करिए। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो फिर इसको हम 4 से भाग करते हैं। देखिए अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे तो आपका 255 में क्या आ जाएगा, 4 छंग 24, 1 आया 15, 4 का 4, 4 तय 12, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको 3, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये बन गया 30, और 30 4 24, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट में आ गया है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो कंप्लीट दी है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज पूछा है, तो वो पॉइंट में तो हो नहीं सकते, वो होल नंबर ही हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो 63.7 के आसपास की जो वैल्यू होगी वही हमारा हो जाएगा। तो जो 64 एम्प्लॉयज हैं ये कौन से हो गए, ये हमारे पुरुष हो गए, इसके अलावा जो बचे वो महिला हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आप देखेंगे फिल्म निर्माण। अब यहाँ पर फिल्म निर्माण व्यवसाय की बात कर रहा है, इसमें 40% जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए। फिल्म निर्माण में कितने कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं थे, जैसे कि जितने भी कर्मचारी फिल्म निर्माण के हैं उनमें से मान लीजिए एक्स हैं, तो एक्स का 40% जो है वो हड़ताल पे चले गए, तो बचे कितने, 60%, तो 60% जो होंगे वो हड़ताल पे नहीं गए, तो इसका मतलब हमें 60% निकालना है जो फिल्म निर्माण में व्यवसाय। अब देखिए फिल्म निर्माण में कितना था, 19%, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 1500 का 19%, 19% जब आप निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने कर्मचारी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। निकालिए, तो ये आ जाएगा 15 नवैया 135 के 5, यहाँ पे 13 आ गए, फिर 15 एक अन्य 15, 15 10 25, 25 26 27 28, 15 13 28, 5 3 8 1 1 2, ठीक है, 285 जो हैं वो हो गए आपके टोटल एम्प्लॉय जो फिल्म प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। और हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका 60% बताना है कि जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए, तो वो आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 5 6 10, 5 से काटिए इसको, 5 हम 25, 25 3 बचा, यहाँ पे गया 35, 5 हम 25 3 35, 5 सत्ते 35, अब ये आ गया 57 और 3, इसको आपस में गुणा करिए,
अब इसको करेंगे आप तो 3 सत्ते 21, ये आ गया आपका 2 आ गया क्या हासिल, 3 पचे 15 और 16 17, ये आ गया आपकी 171। यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन समझते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जो फिल्म प्रोडक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन में 40% एम्प्लॉय जो हैं वो हड़ताल पे चले गए। तो ये पूछ रहा है कि कितने कौन से हैं जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं। तो हमें 40% तो शामिल थे, तो बचे कितने 60%। तो जो 60% नहीं शामिल है वो निकालने। तो लेकिन उससे पहले हमें जो हमारे कुल कर्मचारी हैं 1500, इससे हमें निकालना पड़ेगा 19%। क्यों? क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं 19% 1500 के, तो ये 285 हो गए। फिर जब 285 का आप 60% निकालेंगे तो ये 171 आ जाएगा। तो 171 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि हड़ताल में शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ रहा है, देखिए इसका आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्म निर्माण और शिक्षण क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या मिलाकर कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? फिल्म निर्माण यानी फिल्म प्रोडक्शन, ये कितना है 19%। फिर कह रहा है और शिक्षण, ये आप देखिए टीचिंग, ये कितना है 15% के कर्मचारी कुल कर्मचारियों कितना प्रतिशत है? अब ये कुल का कितना है, कुल तो 100% होंगे, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? ये आप देखेंगे तो 15% प्लस 19, ये हो गया 9, 1 10 4 14, एक आगे 1 1 2 1 3, 34%। तो इसका मतलब कि कुल कर्मचारियों में जो फिल्म निर्माण में है और शिक्षण में है वो दोनों मिलाकर 34% है। ठीक, और एक मेथड ये भी है कि पहले आप फिल्म निर्माण के लोगों का नंबर निकालिए, फिर आप टीचिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका नंबर निकालिए, फिर उन दोनों को ऐड करिए, फिर उसके बाद टोटल परसेंटेज निकालिए। तो ऐसा मत करिए, आप ये दोनों परसेंट को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। अब इसमें अगर पूछ लेता कि कितने प्रतिशत से पूछ लेता कितनी संख्या, तो संख्या निकालने के लिए अब हमें 34% को 1500 से भाग कर 1500 से गुणा करके 34% 1500 का निकालना पड़ता। ठीक है, 1500 का 34% आपको निकालना पड़ता। तो ये चीज तो संख्या पूछी नहीं, प्रतिशत पूछा है तो सिर्फ प्रतिशत बता दिया। ये भी ध्यान रखिएगा, पता चला कैलकुलेशन करे जा रहे हैं, आंसर एकदम 2 लाइन का था, सिर्फ 2 लाइन का आंसर था इसमें। इन दोनों को जोड़ो, डायरेक्ट आंसर बता दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा अगर आप बात करेंगे तो मेडिकल, और शिक्षा की बात करेंगे तो टीचिंग। ये आपका हो गया 27 प्लस 15। फिर आगे क्या कह रहा है, का अनुपात प्रबंधन और उद्योग क्षेत्र के कर्मचारियों से कितना है? अब इसमें क्या बोला है, 4 व्यवसाय की बात करा है, चारों व्यवसाय से अनुपात निकालना है। तो 2 व्यवसाय कौन कौन से हैं, चिकित्सा और शिक्षा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनका अनुपात प्रबंधन और उद्योग के कर्मचारियों से क्या होगा। तो हमें सबसे पहले चिकित्सा और शिक्षा का निकालना पड़ेगा कर्मचारियों की संख्या, फिर प्रबंधन और उद्योग। अब प्रबंधन में आप अगर देखेंगे तो प्रबंधन में आपको 17% और उद्योग में 13%। तो ये भी आप यहाँ लिखिए 17 प्लस 13, ये सब क्या है प्रतिशत में। इसका हमें अनुपात बताना है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज में वैल्यू है, अब इसको 7 5 12 के 2 और 2 1 3 1 4 42%, और नीचे हो गया 30%। अगर हम इसको आपस में कट करें तो ये आ जाएगा 3 धाम 30, 3 करने 3, 1 सेकेंड। देखिए पहले इसको परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, 42% और ये आपका आ गया 30%। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 धाम 30 और 3 करने 3, यहाँ पे 2 आया 12, 12 चौक 12 14। ठीक है, अब इसको आप काटिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये आ गया 7
1:12, ठीक है, ये हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज इसमें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये आंसर वन लाइन में हमने सिर्फ परसेंट से निकाल दिया, परसेंट से आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे भी निकालेंगे कि जैसे 42% जो है वो चिकित्सा और शिक्षा दोनों में है, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए वो कह रहा है मेडिसिन और टीचिंग, इसमें आपने देखा 27 + 15 ये थे। फिर आपने देखा प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, और दूसरा था इंडस्ट्री, तो इसमें आपका था 17 + 13 ये था। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते तो ये होता 42%, फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये होता 30%। फिर आप क्या करते, फिर आप करते कि 1500 का 42% कितना होगा, फिर आप करते 1500 का 30% कितना होगा, ये दोनों वैल्यू निकालते। जैसे इसको आप कट करके देखिए, 15 दूना 30, 0 हो गया, 15 चौके 60, 3 63, ठीक है। अब इसको कट करिए, ये आ गया 15, यहाँ 0, 15 3 45, तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो इसको आप देखेंगे तो 630, इसको आप 450 से भाग करिए, ये भी काट के आ जाएगा आपका 9 सते 63, 9 पचे 45, ये भी आ गया आपका 7:5। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई कि पहले हमने परसेंटेज टोटल निकाला, फिर उसकी वैल्यू निकाली, फिर वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों का एवरेज लिया। रेशियो आपका वही आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं 7, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज का ही रेशियो निकाल दीजिएगा और जो आंसर आएगा वो वैल्यू निकालने पर भी आएगा। तो यहीं से आंसर है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। आपके 50 क्वेश्चन आज डिस्कस किए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लग रहा है ये इनिशिएटिव, और कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशंस है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।